मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में से एक हैं। थॉमस हॉब्स के विषय में हमने उनका परिचय, इंट्रोडक्शन और उनकी रचनाएं कर ली थी और हमारा विषय चल रहा था थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स ने अपने सामाजिक सिद्धांत को अपने ग्रंथ लेवियाथान में विस्तार से वर्णित किया है, विस्तार से बताया है। उन्होंने अपने इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 6 भाग हैं? पहला है मानव स्वभाव का स्वरूप, मानव स्वभाव का स्वरूप। दूसरा प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। तीसरा प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। चौथा सामाजिक समझौते के कारण, चौथा है समझौते के कारण। पांचवा सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। और लास्ट है राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। तो हमने पहला जो इसका भाग है वो कर लिया था, मानव स्वभाव का स्वरूप, ये हम कर चुके हैं। दूसरा जो आता है हॉब्स का सामाजिक समझौते के सिद्धांत में, दूसरा बिंदु जो आता है वो आता है प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था क्या होती है? प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य पशु की तरह व्यवहार करता है। बलशाली मनुष्य निर्बल मनुष्य का अंत कर देता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं होता है, जिसमें राज्य नहीं होता है, जिसमें मनुष्य जो चाहता है वो करता है, मनुष्य अपनी मर्जी का मालिक होता है। एक कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो मनुष्य जो चाहता है वो करता है। इसमें धर्म का कहीं कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है, सब अधर्म के काम होते हैं, क्योंकि जो बलशाली मनुष्य है वो निर्बल मनुष्य का अंत कर देता है। मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, मनुष्य घूमता रहता है, उसकी कोई वैयक्तिक संपत्ति भी नहीं होती, उसकी कोई खुद की संपत्ति भी नहीं होती, वो पशु की तरह व्यवहार करता है। तो ये था प्राकृतिक व्यवस्था। हॉब्स ने अपने प्राकृतिक व्यवस्था में क्या कहा है? हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति, राज्य की जब उत्पत्ति हुई उससे पहले की स्थिति प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी, प्राकृतिक अवस्था थी। उसने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है, उसमें भी उसने मानव को क्या बताया है? मानव को उसने बताया है स्वार्थी, अहंकारी, संघर्षमय तथा इच्छाओं की पूर्ति में लीन बताया है और प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरी अवस्था नहीं है। ये युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। प्राकृतिक अवस्था युद्ध की स्थिति है, युद्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकती है। प्राकृतिक अवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण एक दूसरे से युद्ध करता रहता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति स्वार्थी होती है तो एक दूसरे से युद्ध करता रहता है। राज्य जब नहीं था तो उससे पहले मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की थी, किसी भी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की थी। इसलिए सामाजिक नैतिकता से मुक्त व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति में सामाजिक नैतिकता नहीं है, सामाजिक नैतिकता से मुक्त व्यक्ति पशुता से ऊपर नहीं उठ सकता है। मतलब वो पशु की तरह व्यवहार करेगा, पशुता से ऊपर नहीं उठ सकता है।
हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजकता की अवस्था है। हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था दी है वो पूर्णतः क्या है? अराजकता की अवस्था। अराजकता जब फैलती है जब किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती, कोई राज्य नहीं होता, मनुष्य जो चाहता है वो करता है। बलवान मनुष्य निर्बल मनुष्य को अंत कर देता है, उसे मार देता है। तो ये अराजकता की स्थिति, क्योंकि राज्य नहीं है तो अराजकता की स्थिति। प्राकृतिक अवस्था उस वक्त की अवस्था है जब राज्य अपने अस्तित्व में नहीं था, तो राज्य नहीं है तो अराजकता की स्थिति है। ये अवस्था राज्य और उसकी बल शक्ति के उत्पत्ति से पूर्व थी। ये जो अराजकता की अवस्था थी ये किसकी? राज्य और उसकी शक्ति की उत्पत्ति से पहले की अवस्था है। मतलब राज्य आने के बाद की नहीं, राज्य के पहले की अवस्था है। राज्य और उसकी शक्ति उसके आने से पहले की अवस्था है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी मैंने आपको बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट का सिद्धांत लागू था। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू था। मतलब व्यक्ति जो चाहता था वो करता था। बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों को अंत कर देता था, निर्बल व्यक्तियों को मार देता था। मनुष्य जो चाहता था वो करता था और जिसे चाहता था मार डालता था। जो चाहता था वो करता था, जिसे चाहता था उसको मार डालता था, जिसे चाहता था उसको ख़त्म कर देता था। क्यों करता था? क्योंकि वो मनुष्य ऐसी अवस्था में अकेला था, इसलिए उसे भय और असुरक्षा सदैव बनी रहती थी। क्योंकि वो अकेला था तो उसमें भय बना रहता था और असुरक्षा सदैव ही बनी रहती थी। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प लेते थे। जितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो निर्बल व्यक्ति के हथियारों को क्या करते थे? हड़प लेते थे। सब जगह शक्ति धोखाधड़ी का बोलबाला था। ऐसी अवस्था थी जिसमें शक्ति और धोखाधड़ी का बोलबाला था। इस दशा में, प्राकृतिक अवस्था की दशा में, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। मनुष्य सोचता ही नहीं था। मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित के बारे में कुछ नहीं सोचता था। हॉब्स के अनुसार, हॉब्स के शब्द आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में लेना। हॉब्स के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में, जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती है, तब तक कोई कानून नहीं होता है। तब तक कोई भी कानून नहीं होता है। और जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रह सकता। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रह सकता। किसी प्रकार का भी न्याय विद्यमान नहीं रह सकता। इन्हीं के वर्ड शब्द हैं। वहाँ उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय की कोई धारणा अपने अस्तित्व में नहीं रहती है। न्याय अन्याय, उचित अनुचित की कोई धारणा अपने अस्तित्व में नहीं रहती है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो ये थे हॉब्स के शब्द। हॉब्स ने क्या कहा है? हॉब्स ने कहा है कि जब तक समस्त मानव के ऊपर कोई सत्ता मतलब राज्य या शक्ति, कोई सत्ता या शक्ति नहीं होती, कोई कानून नहीं होता, कोई न्याय विद्यमान नहीं होता, तब तक क्या रहेगा? तब तक अनुचित और अनुचित, उचित और अनुचित, तब तक उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय की धारणा अपने अस्तित्व में नहीं आ सकती है। अपने अस्तित्व में नहीं आ सकती है। हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक दशा में उद्योग तथा कला कौशल का विकास नहीं हो सकता था। ना तो उद्योग, ना कला, ना कौशल। उद्योग कला कौशल का विकास नहीं हो सकता था क्योंकि मनुष्य किसी पे भरोसा नहीं करता था। मनुष्य का किसी पे भी भरोसा नहीं था। वह उसे प्राप्त कर सकने वाले लाभ का उपभोग करता था। केवल उसे प्राप्त कर सकने वाले जो लाभ होते थे उसका उपभोग करता था। इस अवस्था में किसी भी
इस अवस्था में किसी भी प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, भवन, निर्माण, ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि मनुष्य को सदैव ही भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती थी। सदैव ही भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती थी। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन को एकांकी, निर्धन, पशुतुल्य और छोटा बताया है। एकांकी बताया है, एकांकी, निर्धन, पशुतुल्य और छोटा बताया है। 4 बताए हैं। तो सबसे पहले ये एकांकी इसलिए है, एकांकी क्यों है कि इस दशा में, इस प्राकृतिक अवस्था में कोई किसी का अभिभावक, मित्र और रक्षक नहीं था। कोई भी किसी का अभिभावक नहीं था, मित्र नहीं था, रक्षक नहीं था। सब एक दूसरे के शत्रु थे। सब एक दूसरे के क्या थे? शत्रु थे। निर्धन इसलिए बताया है क्योंकि वाणिज्य, व्यवसाय, कला और उद्योग धंधों का विकास किसी भी प्रकार से नहीं हुआ था। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यवसाय, वाणिज्य, कला या उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए यह अवस्था निर्धन अवस्था थी। यह जीवन पशुतुल्य इसलिए था, ये प्राकृतिक अवस्था पशुतुल्य इसलिए थी कि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार करता था। मनुष्य आपस में पशुओं जैसा व्यवहार करता था, इसलिए यह पशुतुल्य थी। ये छोटा इसलिए था कि किसी भी क्षण कोई शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति का अंत कर सकता था, उसे मार सकता था। छोटा था क्योंकि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी निर्धन व्यक्ति का अंत कर सकता था, उसे मार सकता था। प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध, प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था थी। मतलब सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था थी। सब एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे। बलशाली जो मनुष्य है, शक्तिशाली जो मनुष्य है, वो निर्बल मनुष्य का अंत कर देता था। मनुष्य की इस अवस्था में, मनुष्य की इस प्राकृतिक अवस्था में नर पशु और रक्त पिपासु थे। नर पशु थे मतलब मनुष्य नर पशु की तरह व्यवहार करता था और खून का प्यासा भी था। रक्त पिपासा थी। शत्रुओं का दमन करने, शक्ति बढ़ाने और यश प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की हिंसा और हत्या का सहारा लिया जाता था। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए सभी प्रकार की हिंसा और हत्या का सहारा लिया जाता था। हॉब्स ने अपनी इस प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं बताई हैं। इस प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं बताई है। कौन कौन सी? पहली है, इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था। इसमें नैतिकता का सदैव अभाव रहा है। नैतिकता का सर्वथा अभाव था तथा सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं होता था। सत्य और असत्य के बारे में कोई नहीं सोचता था, कोई विचार नहीं होता था। पहला। दूसरी विशेषता थी, इसमें न्याय और अन्याय का विचार का अभाव था। न्याय और अन्याय दोनों के विचार का अभाव था। मतलब मनुष्य सोचता ही नहीं था। मनुष्य पशु प्रवृत्ति का था तो सोचता ही नहीं था कि न्याय है क्या अन्याय है। न्याय और अन्याय के बारे में मनुष्य सोचता ही नहीं था। और तीसरा, इस अवस्था में वैयक्तिक संपत्ति का अभाव था। इस अवस्था में मनुष्य के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य घुमक्कड़ व्यक्ति था। मनुष्य जहाँ चाहता था वहाँ रहता था। मनुष्य जो चाहता था वो करता था। मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। मनुष्य पशु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो पशुओं की तरह व्यवहार करता था। बलवान व्यक्ति निर्धन व्यक्ति का दमन करता था, उसे मार देता था या उसका अंत कर देता था।
जो 3 विशेषताएं थी। अब आती प्राकृतिक अवस्था की यथार्थवाद को प्रमाणित करने के लिए हॉब्स ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। मतलब प्राकृतिक अवस्था को यथार्थवाद के रूप में लाने के लिए हॉब्स ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, ये हम कल करेंगे।